स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त बातचीत में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में घाना के सहयोग के लिए आभार जताया है और उन्होंने कहा कि भारत और घाना इस बात पर सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता का दुश्मन है और इसे जड़ से खत्म करना है। दोनों देशों ने मिलकर इस सहयोग को और मजबूत करने का फैसला लिया है। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों को लेकर भी दोनों देशों के समान विचारों को साझा किया। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे संघर्षों पर भी चिंता जताई और कहा कि युद्ध का समय नहीं है, समस्याओं का हल बातचीत और कूटनीति से ही संभव है। तो आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश के दौरे पर है, 5 देशों के दौरे पर पहली यात्रा उन्होंने घाना में की है और ऐसे में दोनों देशों के बीच यहाँ कई सारी चीजों को लेकर बातचीत और खास तौर पर आतंकवाद को लेकर चर्चा की गई है। और अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था जम्मू बेस कैंप से रवाना हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे बढ़े और इस दौरान यात्रियों में भारी उत्साह और आस्था देखने को मिली। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और हर जत्थे को तय समय पर रवाना किया जा रहा है। हजारों श्रद्धालु देश भर से यहां पहुंचकर अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के लिए उत्साहित है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा के नियमों का पालन करें और किसी भी तरह की अफवाहों से जितना हो सके दूर रहे। तो अमरनाथ यात्रा का एक और जत्था रवाना हुआ है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना किया गया है। अमरनाथ यात्रा के दौरे पर देश भर से अलग अलग जगहों से जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं और बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हाँ, अमरनाथ यात्रा पर जो देश भर के श्रद्धालु है वो जा रहे हैं और ऐसे में एक के बाद एक नया जत्था रवाना हो रहा है और ऐसे में देखिए जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था काफी दुरुस्त कर दी गई है। जम्मू बेस कैंप से ये एक और जत्था रवाना किया गया है तीर्थयात्रियों का और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान देखने को मिली। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु लगातार बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और यात्रियों में इस दौरान बहुत उत्साह और आस्था भी देखी जा रही है। अगर हम बात करें प्रशासन के सुरक्षा व्यवस्था की तो ये पूरी तरह से दुरुस्त है और इसी को लेकर हम देखें तो जम्मू के राज्यपाल ने भी कहा था, उपराज्यपाल ने कि जिस तरीके से आतंकी हमलों की इन दिनों खबरें आई, बावजूद इसके श्रद्धालु जो है इतनी तादाद में पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आस्था और उन आतंकवाद को भी तमाचा मारने का एक बड़ा कह सकते हैं कि उदाहरण है जब श्रद्धालु बिना डरे लोग इतनी भारी संख्या में बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और पंजाब सरकार से जुड़ी एक और जानकारी आपको बताते चले। भगवंत मान सरकार का 7वां मंत्रिमंडल विस्तार आज लुधियाना वेस्ट से विधायक संजीव अरोड़ा लेंगे मंत्री पद की शपथ। पंजाब मंत्रिमंडल में 2 नए चेहरे शामिल होने की संभावना। आज दोपहर राजभवन में शपथ ग्रहण किया जाएगा, समारोह का आयोजन किया जाएगा। मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की भी चर्चाएं तेज है। आम आदमी पार्टी सरकार ने 3 साल में 7वीं बार किया विस्तार, तो मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल की चर्चा की जा रही है। आप सरकार ने 3 साल में 7वीं बार विस्तार किया है, तो यह खबर आपको बताते चले। भगवंत मान सरकार का 7वां मंत्रिमंडल विस्तार आज होना है, दोपहर बताया जा रहा, दोपहर में होगा। लुधियाना वेस्ट से विधायक संजीव अरोड़ा मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पंजाब मंत्रिमंडल में 2 नए चेहरे शामिल होने की संभावना जताई जा रही है और ऐसे में यह दिन बेहद अहम पंजाब सरकार के लिए। दोपहर राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल की चर्चाएं तेज है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज अपने कार्यकाल के 3 साल में 7वीं बार मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रहे हैं। लुधियाना वेस्ट से हाल ही में निर्वाचित विधायक और पूर्व राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को दोपहर में जो है
राजभवन में मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। फिलहाल पंजाब मंत्रिमंडल में 2 पद खाली हैं, जिन्हें अरोड़ा सहित 1 या 2 और विधायकों के जरिए भरा जा सकता है और इसके साथ ही कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव की अटकलें तेज है। ऐसा माना जा रहा है कि इस विस्तार से सरकार कुछ नए क्षेत्रों को साधने की कोशिश करेगी। भगवंत मान सरकार इससे पहले भी कई बार विस्तार कर सियासी संदेश देती रही है। और यूपी के हापुड़ से खबर सामने आ रही है, जहां सड़क हादसे में 5 की मौत। एक बाइक पर सवार थे सभी युवक। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है। हाफिजपुर थाना क्षेत्र के पास जो यह हादसा बताया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 5 युवकों की मौत हो गई है। सभी युवक एक ही बाइक पर सवार थे और तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही सभी की मौत हो गई है। और यह हादसा हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र में हुआ है। वहीं घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद ट्रक चालक भी मौके से फरार हो गया और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो हापुड़ से ये जानकारी, जहां बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, मौके पर ही 5 की मौत हुई। तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी बाइक में और ये सभी 5 लोग एक ही बाइक पर सवार थे और इस दौरान इनकी मौत हो गई है। वहीं इलाके में यह हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं ट्रक चालक भी फरार बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्याम कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, कैसे हुआ है यह हादसा, क्या जानकारी आपके पास? जी जी, आपको बता दें, थाना हाफिजपुर क्षेत्र का मामला है, जहां पे एक बाइक सवार 5 लोगों की एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। जिसमें बता रहा, तेज रफ्तार टैंकर जो था वो आ रहा था और बाइक सवार पर एक ही परिवार के 5 लोग बैठे हुए थे, जिसको उन्होंने तेज रफ्तार टैंकर ने टक्कर मार दिया और मौके पे ही उनकी मौत हो गई। बाइक के परकच्चे उड़ गए और जो तुरंत पुलिस मौके पे पहुंचती है, थाना प्रभारी सहित, और उन्हें देवनंदिनी हॉस्पिटल ले जाती है। देवनंदिनी हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। जहां परिवार को सूचित किया जाता है तो पता चलता है तो परिवार में कोहराम मच जाता, रो रो के बुरा हाल है। एक ही परिवार के 5 लोग बताए जा रहे हैं। जो दानिश युवक है, जो परिवार का मुखिया था, वो पेशे से राज मिस्त्री था, जो मस्जिदपुरा थाना नगर कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला था। वो अपने बच्चों को और एक पड़ोसी के एक बच्चे को वहां स्विमिंग पूल में नहाने के लिए ले गया था, जो उसके द्वारा ही बनाया गया था। ये गांव थाना हाफिजपुर क्षेत्र में मुर्शदपुर में बनाया था इसके द्वारा स्विमिंग पूल। उसमें नहाने के लिए गया था और देर रात जब वहां से लौट रहा था तो एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। बिल्कुल, ये भी जानकारी मिल रही है कि जो ट्रक चालक है वो फरार है। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इसको लेकर? नहीं, जो ये बता दें कि ट्रक चालक और ट्रक दोनों पुलिस के कब्जे में आ चुके हैं। जो उन्होंने बड़ी मुशक्कत के पास सुबह 4 बजे के करीब करीब उन्होंने ट्रक चालक और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है। ठीक है, अब देखिए तो इस पर क्या एक्शन लिया गया है प्रशासन की तरफ से, परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जो इसमें बता दें कि इसमें मौके पर आला अधिकारी थाना हाफिजपुर प्रभारी सहित और एसपी, एडिशनल एसपी और डीएम मौके पर पहुंचे हैं, जहां परिवार को सांत्वना दी जा रही है। और उनके जो द्वारा इस घटना में जो लोग ट्रक वांछित था उसे पकड़ लिया जा रहा है और इसकी पूछताछ की जा रही है। उसमें इसमें बताया जा रहा है कि जो दानिश था वो अपने 5 लोगों के साथ जो नहाने के लिए गया था, उसमें उसकी बेटी 5 साल की सायरा, 6 साल का माहिरा और सरताज और 8 साल की बेटी समर और सरताज के भाई वकील की 8 साल की मौके पे मौत हुई, जिसको सांत्वना के लिए आला अधिकारी मौके पे मौजूद हैं। चलिए श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो हापुड़ में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। एक ही परिवार के सभी रहने वाले बताए जा रहे हैं और अभी ये अपडेट सामने आ रहे हैं कि अब पुलिस ने जो आरोपी ट्रक चालक है उसे भी हिरासत में ले लिया है। और इसी के साथ जो है देखें तो अब पुलिस प्रशासन आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से खबर सामने आ रही है, जहां भूस्खलन से फंसे श्रद्धालु केदारनाथ लौटने के दौरान रास्ता बंद। एसडीआरएफ ने 40 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला। सोनप्रयाग के पास देर रात मलबा गिरा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एसडीआरएफ ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर करीब 40 श्रद्धालुओं की जान बचाई और ये सभी श्रद्धालु केदारनाथ धाम वापस लौट रहे थे और तभी सोनप्रयाग के पास अचानक भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया। देर रात करीब 10 बजे से सभी तीर्थयात्री मलबे के बीच फंसे हुए थे। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि मौसम को देखते हुए यात्रा के दौरान सतर्क रहे और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन भी करें। तो रुद्रप्रयाग में फिर से भूस्खलन में जो श्रद्धालु है वो फंसे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, एक बार फिर भूस्खलन के चलते जो श्रद्धालु हैं वो फंसे हैं। अभी क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? उत्तराखंड में बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। रुक रुक करके तमाम जगहों पर बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए पूरे प्रदेश में हालांकि सामान्य मौसम बताया है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और इसी के चलते कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है। और भूस्खलन की वजह से रुद्रप्रयाग में जो तीर्थयात्री थे जो दर्शन करके आ रहे थे केदारनाथ धाम से, वो मलबे के पास फंस गए थे क्योंकि ये भूस्खलन हुआ था रुद्रप्रयाग के मार्ग में और वहां पर ये लोग फंस गए थे और उसके बाद से भी लोग सुरक्षित हैं। और उसके बाद से एसडीआरएफ की टीम ने काफी जल्दी से कार्रवाई की और सभी सुरक्षित लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। और सबसे अच्छी बात यही रही है कि अब फिलहाल रास्ते को खोल करके रास्ते को सुचारू किया जा रहा है ताकि जो बाकी के तीर्थयात्री हैं वो आसानी से आगे की यात्रा कर सकें और दर्शन करने के बाद वापस अपने गंतव्य की ओर रवाना हों। और जो ही एक बात और यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि बार बार लोगों से अपील की जा रही है प्रशासन की ओर से कि वो मौसम की जो जानकारी है उसको जरूर उसके बारे में पता करें क्योंकि मौसम किस तरह का रहेगा, क्या वो जिस रास्ते पर जा रहे हैं वहां पर सुरक्षित है या नहीं है, कहीं मलबा गिरा है, कहीं बीच में वो फंस रहे हैं। तो इस तरह की पूरी जानकारी उनको रहनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और हालांकि प्रशासनिक अमला जगह जगह पर लोगों को, तीर्थयात्रियों को बता भी रहा है कि किस जगह पर कैसी स्थिति है। उसके बावजूद भी इस तरह चूंकि मौसम मानसून सीजन के दौरान खराब रहता है और इस तरह की घटनाएं आम है, होना जरूर हो सकता है। इस तरह की घटनाओं को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ऐसे जगह पर अगर कोई फंसा हुआ है तो उनको सुरक्षित हम कैसे पहुंचा सकें, इसको लेकर के लगातार प्रशासन की ओर से प्रयास भी किए जा रहे हैं। और यही रहा है आज की कल देर रात से जैसे ये घटना घटी थी उसके बाद से सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया और सभी लोगों को अपने गंतव्य में पहुंचाया गया। जी जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो रुद्रप्रयाग में भूस्खलन और श्रद्धालु फंसे थे, हालांकि राहत बचाव टीम इस कार्य में लग गई और सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचा लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना सम्मान प्रदान किया है और इस सम्मान के जरिए घाना ने भारत और पीएम मोदी के नेतृत्व में बढ़ते आपसी संबंधों को भी सराहा। विदेश में यह सम्मान भारत की प्रतिष्ठा को और मजबूत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मान के लिए घाना सरकार और वहां की जनता का आभार जताया और उनके इस दौरे से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है।
और नेशनल हेराल्ड केस में आज फिर सुनवाई। राज्य विभिन्न कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। ईडी और बचाव पक्ष अपनी दलीलें देंगे। 8 जुलाई तक रोजाना चलेगी सुनवाई। तो ये जानकारी आपको बता दें, दिल्ली से सामने आ रहे हैं, जहां राज्य विभिन्न कोर्ट में नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई आज फिर शुरू होगी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में प्रवर्तन निदेशालय और बचाव पक्ष के वकील अपनी अपनी दलीलें भी पेश करेंगे। यह सुनवाई 2 जुलाई से रोजाना चल रही है और 8 जुलाई तक चलेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में कहा कि उनके पास प्राथमिक तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप साबित करने के पर्याप्त आधार है और इस केस को लेकर राजनीतिक हलकों में भी काफी चर्चा है और कोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई है। रांची से खबर बताते चले, जहां रातू रोड फ्लाईओवर की सौगात रांची को मिलने जा रहे नितिन गडकरी करेंगे फ्लाईओवर का उद्घाटन। 4 लेन यानी कि 4 लेन फ्लाईओवर में साउंड लेस बैरियर और रांची के लोगों को जाम से अब राहत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज रांची के लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और दोपहर में बताया जा रहा है रातू फ्लाईओवर रोड फ्लाईओवर का जो उद्घाटन है वो किया जाएगा। करीब 4 किलोमीटर से कहीं अधिक लंबा ये 4 लेन फ्लाईओवर 291 से 400 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है और खास बात यह है कि इसमें झारखंड में पहली बार साउंडलेस बैरियर और राजभवन के पास बुलेट प्रूफ लगाई गई है। इन्हें इस परियोजना को पूरी तरह तैयार कर लिया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। स्थानीय विधायक और अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस फ्लाईओवर से रांची के लोगों को भारी ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। और कोलकाता में बीजेपी का नया अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य होंगे। पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सॉल्ट लेक ऑफिस में नामांकन भरा गया। निर्विरोध चुने जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तो कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल इकाई को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पहले विधायक सांसद समिक भट्टाचार्य का नाम लगभग तय माना जा रहा है। निर्विरोध चुने जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। समिक भट्टाचार्य ने 2 जुलाई को सॉल्ट लेक स्थित बीजेपी कार्यालय में अपना नामांकन भरा था और खास बात यह रही कि उनके खिलाफ किसी अन्य उम्मीदवार ने समय पर दावेदारी भी नहीं की है, जिससे उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा भी की जाएगी और इससे प्रदेश में संगठन को नया नेतृत्व मिलेगा और आगामी रणनीति को लेकर चर्चाएं भी तेज है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे पर है और घाना के अक्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना के उपराष्ट्रपति प्रोफेसर नानाजीन ओपोकू अगेमांग से मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत बनाने पर चर्चा विस्तार से की गई। माना जा रहा है कि इस बैठक से भारत और घाना के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे। बातचीत में आपसी व्यापार, शिक्षा और विकास से जुड़े कई मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच आगे की कार्य योजना को लेकर भी बातचीत हुई।
और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना दौरे को लेकर एक अहम ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के साथ उनकी बातचीत बेहद सफल रही है। दोनों नेताओं के भारत और घाना के रिश्तों को व्यापक साझेदारी बढ़ाने पर इन दोनों नेताओं के बीच सहमति जताई गई, जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने बताया कि बातचीत में खासतौर पर व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीके ढूंढे गए। इसके अलावा फिनटेक, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवा जैसे अहम क्षेत्रों में भी आपसी सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।